चलो मैं इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है सर, वो उतना देखा हुआ ही बहुत है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सो एसपीआई के बारे में कुछ देखा और कि बसेस कैसे काम करता है, वेयर इज इट यूज, वेयर इज इट नॉट यूज। हाँ ठीक है, अच्छा एटलीस्ट प्रोसेसर एक्सप्लोर कर रहे थे राइट। ठीक है सही है सर। और किसी ने कुछ देखा है एटलीस्ट जो अपन यहाँ पे कंटेंट पढ़ते हैं उसके बारे में किसी ने कुछ करने का ट्राई किया है कभी? हाँ, और भांडा मत फोड़ना आज बस। ठीक है सही है। अरे कुछ नहीं, सो बेसिकली आज का जो भी लैब सेशन था ना अपना, जो मैं हफ्ते भर में काम कर रहा था उसके पीछे, दे वर क्वाइट कूल मेरे हिसाब से। तो बहुत लाइक सही चीज़ था वो। सो आई काइंड ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ इट और मैंने उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, यूट्यूब पे और रेडिट पे। वो थोड़ा सा वायरल चला गया, वो बात चला गया, गॉट लाइक 2,500 व्यूज ऑन यूट्यूब, कुछ 10,000 व्यूज रेडिट पे। रेडिट पे 10,000 व्यूज कैसे मिल गए मेरे को भी समझ नहीं आया। ठीक है, लाइक जिंदगी का पहला दूसरा पोस्ट था रेडिट पे बस वो, बट इट समहाउ गॉट व्यूज, सो दैट्स नाइस। बट या सेगवे इनटू आज क्या करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक एट I2C प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इन चिप प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब ये है कि एक सर्किट बोर्ड है तुम्हारे पास एंड यू वांट कम्युनिकेशन बिटवीन दोज टू थिंग्स। ठीक है, लाइक बिटवीन दोज टू पेरिफेरल्स within the same PCB, within the same dev board. So it is one of the most sort of बोलूंगा नहीं, one of the most widely used communication protocols. The simple reason being it requires only two wires. ठीक है, अब किसी ने भी अगर पीसीबी डिजाइनिंग थोड़ा बहुत किया होगा, यू गाइस वुड नो कि जगह का बहुत कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, राउटिंग इज क्वाइट टफ, इट्स नॉट एज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट साउंड्स। सो if we can reduce the number of wires required to talk between two peripherals, especially on the PCB, all the better. और अच्छी बात है। अब इससे होता क्या है, नंबर ऑफ वायर्स आर लेस, सो ऑब्वियसली सिग्नल नॉइज जो है वो कम होगा। कैसे होगा? पॉइंट्स ऑफ फॉल्ट कम हो गए। 4 वायर्स है मेरे पास, 4 वायर्स में नॉइज इंटरफियर करना इज मच मोर लाइकली देन 2 वायर में। सीधी बात है। ठीक है, that is one of the things. And the second thing of, let's take a look at protocol as well, क्या होता है क्या नहीं। So obviously 2 wire communication है। One is the SCL which is a serial clock and SDA which is a serial data line, quite simple। ठीक है, it is half duplex communication। full duplex किसको याद है? क्या होता है फुल डुप्लेक्स? कोई याद है? एसपीआई में अपन ने देखा था। जोर से बोलो रे, मतलब क्या है उसका? एट द सेम टाइम, एक क्लॉक पल्स पे मास्टर कैन ट्रांसमिट समथिंग, स्लेव कैन ट्रांसमिट समथिंग, दैट्स क्वाइट क्लियर। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में ऐसा होता है कि एट अ सिंगल क्लॉक पल्स ओनली वन ऑफ द टू एंटिटीज कैन टॉक टू ईच अदर। So either the master can send out some data frames or the slave can send out some data frames. That's easy enough. So it is half duplex in nature. That's the technical term for it. ठीक है, master slave architecture will get to this, क्या होता है कैसे होता है, but long story short, SPI में अपन ने देखा था master और slave का characteristics क्या होता है, right? Same kind of relationship happens in the case of I2C as well, where the master has similar responsibilities. क्या क्या? Setting the clock, setting the speed of the entire communication based on the serial clock, and it has a couple more responsibilities on it कि भाई कैसे पूरा अपना बस काम करना चाहिए। So obviously as the protocol changes, as the specification changes, there are separate rules for every single protocol, for every single specification. I2C has some separate rules which are governed by the master. We'll take a look at कि rules क्या होते हैं, कैसे काम करता है ये सब। ठीक है, cool. It supports multiple devices. ये थोड़ा incomplete line है। It supports multiple masters. अब ये कुछ नया है, राइट? ये अपन ने प्रॉब्ली एसपीआई में तो देखा था नहीं। एसपीआई और सिंगल मास्टर, कैसे? चिप सिलेक्ट लाइंस का कंट्रोल मास्टर के पास होता है। मास्टर चूजेस टू ग्राउंड अ चिप सिलेक्ट लाइन, दैट चिप जो स्लेव है दैट गेट्स सिलेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग प्रोसीड्स। इस केस में ऐसे नहीं होता। सो I2C के केस में there can be multiple masters which operate in the entire bus, but not at the same time। ठीक है, एक टाइम पे एक ही मास्टर होगा, बट गारंटी नहीं है कि वो डिवाइस विल रिमेन द मास्टर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। दैट साउंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हेन विल अंडरस्टैंड द बस आर्किटेक्चर, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट करके, विल हैव अ बिट मोर क्लैरिटी ऑन इट। ठीक है,
मैंडेटरी @NAC आफ्टर एवरी बिट नहीं, आफ्टर एवरी बाइट होना चाहिए वो. There is a mistake from my side. It should be every byte. ठीक है. ACK और NAC, which is short form for acknowledgement or not acknowledgement. ठीक है. These are nothing but special signals. ठीक है, which are sent by the receiving device to the sender. ठीक है. So अगर slave कुछ भेज रहा है, so master will ACK or NAC if it has received the data packet, and vice versa. If the slave is receiving, then it will send a ACK bit or an ACK bit. ठीक है. ACK और NAC क्या होता है? स्पेशल सिग्नल्स होते हैं. क्यों भेजे जाते हैं? सो दैट the receiver can tell the sender that I have received the entire bit, or there has been some corruption in the entire bit. Either way, it is a way for the sender to understand that the packet has been successfully or unsuccessfully received, but it has been received. ठीक है. So एक बार पैकेट कंप्लीट हो चुका है, अगर acknowledgement bit आया, then everything is fine. I can send the next data bit and the operation can receive. अगर NAC bit आया, then I can configure my master and my slave relation कि अगर NAC bit आया तो do you have to retransmit or do you have to simply drop the frame, accept the error that has occurred and then move on. अब ये error कैसे होता है? बहुत सारी चीजें हो सकती है. Parity bit यूज कर सकते हो. You can configure, थोड़ा custom signals देने पड़ेंगे तुमको, but you can tell कि यार एक जो लास्ट डेटा फ्रेम का बिट होगा, that will be the parity bit. If that does not match, you send a NAC. ठीक है. और there is this thing called CRC. मैंने बताया था वो algorithm देखने को. ठीक है. So you can configure CRC for I2C as well. ठीक है. जो भी incoming data packet है उस पे अगर CRC error आता है, then you send a NAC. ठीक है. And ACK और NAC conditions क्या होते हैं? We'll take a look. Fine. So this is one of the features of I2C, that after every byte of data that you have sent or that you have received, the receiver has to send a acknowledge or a not acknowledged bit. ये SPI में था नहीं, if you remember correctly. ठीक है. शिफ्ट रजिस्टर अपना भेजते रहता था, यहाँ से कंज्यूम हुआ नहीं हुआ, does not care, and then the next one arrives regardless. ठीक है. So in this case we have specific signals for it. That's clear enough. ठीक है. Bus arbitration when multiple transfers are detected. Okay. So ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो शू ऑन हो जाता है कॉल्ड I2C एड्रेस. ठीक है. अब सबके रोल नंबर है कॉलेज में, और मोर ऑफन देन नॉट तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम्हारे रोल नंबर से तुम्हें बुलाया जाता है. जब भी कोई टीचर तुम्हें रेफर करता हो, नाम पता नहीं होगा बट रोल नंबर सो एंड सो विल बी कॉल्ड, राइट. सेम थिंग हैपेंस इन I2C. Every single device has an address assigned to it. और अपन अगर ST का डेटा शीट खोलेंगे, so there is specific registers for this, address register और OAR, own address register. ठीक है. एड्रेस का मतलब क्या होता है, we'll understand. So in the more common scenarios 7 bit का एड्रेस होता है. ठीक है. एड्रेस मतलब क्या? exactly what your roll number is for you guys. ठीक है. So a particular device may have an address 10, someone will have 0x11, someone will have 0x12, and so on and so forth. ठीक है. theoretically if there are 7 bits of address, कितने devices एक बस में आ सकते हैं? बोलना क्यों? अगर 7 बिट का एड्रेस है तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो सकते हैं which can come in the bus? Okay, let's put it this way. If I have 7 bits, how many addresses can I generate from 7 bits? बोलो. 2:7, right? So theoretically there are 2:7 addresses possible, which would lead to believe there are 2:7 devices which can be connected onto the bus. Not really. कुछ addresses are reserved in the case of I2C. We'll take a look जब addressing पे आएंगे. But मोटा मोटा 112 devices और 112 addresses are left as open. ठीक है कि you have 112 addresses available. Any device connecting onto the I2C bus can assign themselves one of these addresses. इतना क्लियर है? So जब अपन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, we have to give that address to that device or that ID to that device. That sounds fair enough. It's like जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तुम्हें कॉलेज का जो सिस्टम है एक रोल नंबर असाइन करता है, राइट? एंड देन लाइक अ प्रिजनर यू आर always referred to by that roll number, कैदी नंबर so and so और like student number so and so. ठीक है. मेरे साथ तो यही होता है, बट ठीक है.
So that is how we configure I2C devices as well. अब मैंने बोला था मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल है, अभी भी था राइट. सो मास्टर डिसाइड कैसे होता है, ये एड्रेस फील्ड के बेसिस पे मास्टर्स डिसाइड होता है. सो लेट्स से अ डिवाइस इज एड्रेस 0x11 एंड अनदर डिवाइस इज एड्रेस 0x13. ठीक है, both of them are trying to take control of the I2C bus by assigning themselves as master. करते क्या है, they start sending out their data. और जब हम I2C का फ्रेम देखेंगे, we'll take a look कि पहले start condition आएगा and then you have your address bit और address field I should rather say. ठीक है, so address field दोनों devices जो है वो ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे. ठीक है, if like there is no idle bus पड़ा है, two devices start transmitting at the same time. और डेटा फ्रेम विच दे हैव कॉन्फ़िगर्ड. डेटा फ्रेम में पहला जो पार्ट होता है वो होता है एड्रेस पार्ट. ठीक है, तो पहले एड्रेस पार्ट दोनों का आना शुरू होगा. नाउ देयर इज अ कस्टम आर्बिट्रेशन एल्गोरिथम इन द केस ऑफ I2C. आर्बिट्रेशन मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम होता है. किस चीज का डिसीजन, कि यार किसका ट्रांसमिशन वैलिड होगा, और इन अदर वर्ड्स विच डिवाइस विल बी द मास्टर इन दिस केस. सो द लोअर एड्रेस ऑलवेज विन्स. ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है. इसका मतलब क्या है, एड्रेस के जो बिट्स होते हैं ना, जीरोस एंड वंस, वो कंपेयर होते हैं. कौन सा जीरो है, कौन सा वन है, कौन सा जीरो है, कौन सा वन है. ठीक है, जिसका एड्रेस वैल्यू लोअर होता है, दैट डिवाइस विन्स द आर्बिट्रेशन प्रोसेस. दिस इज द होल एल्गोरिथम ऑफ द आर्बिट्रेशन. सो इट्स लाइक टीचर ने कोई सवाल पूछा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है टू द होल क्लास, एंड टू पीपल स्टार्ट टॉकिंग, चिल्ला रहे and the teacher says जो बंदा धीरे आवाज में बोलेगा मैं उसका सुनूंगा. So whoever starts shouting the loudest I will ignore. Similar thing, मतलब ठीक है, it's an analogy so that you guys understand that the lower address value, priority के केस में कैसे होता था, the lower the value of the priority, the higher that it gets serviced. Same thing here, the lower the value of the address, the like it basically wins the arbitration. और फिर जो दूसरा डिवाइस है, it immediately stops transmitting. जो पहला डिवाइस है जिसने आर्बिट्रेशन जीता है, ओके, इट स्टार्ट्स सेंडिंग आउट इट्स एंटायर थिंग. सो दैट इज हाउ द मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर इज comes along. So when there is an idle bus, multiple devices can start transmitting. The device with the lowest address value wins the arbitration. It starts sending out its data by acting as the master. That sounds fair? Like इधर तक समझा क्या हो रहा है क्या नहीं, बट डोंट वरी, अगर नहीं समझा है वी हैव लाइक डेडिकेटेड सेक्शंस फॉर ऑल ऑफ देम. ठीक है, कूल. 112, हाँ, कॉन्फिगरेबल राइज टाइम एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ द क्लॉक. विल टेक अ लुक एट दिस. ठीक है, कि टी राइज क्या होता है वो तो होमवर्क है तुम्हारा, बता दो क्या होता है क्या नहीं, बट एटलीस्ट ड्यूटी साइकिल होता है क्लॉक का, दैट विल टेक अ लुक. सो इसका मतलब ये है, जो क्लॉक सिग्नल होता है ना SCL अपना, ठीक है, यू कैन कॉन्फ़िगर SCL का स्पीड, एंड वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू कॉन्फ़िगर होता है. विल टेक अ लुक एट द फॉर्मूला एज वेल. साउंड्स फेयर? ठीक है, चल. I2C lines, the SDA which is the serial data line, SCL which is the serial clock line. The last is thoda important. Requires pull-up resistors. Both lines are to be strictly maintained at an idle high state. This is very important. I2C के केस में there are mandatory pull-up resistors at both the lines. So अगर कोई भी डिवाइस I2C बस को कनेक्ट करना चाहता है, okay, at the pins of that particular device you have to configure them as pull-up by default. ठीक है, if you don't, for some reason the entire bus fails. Okay, तो अगर क्लॉक ग्राउंड हो गया किसी डिवाइस की वजह से, so ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्लॉक सर्चिंग करके देखते हैं क्या होता है वो. बट इफ फॉर सम रीजन यू कैनॉट कीप योर SDA and SCL lines at idle high state, you will generate an error frame onto the I2C bus. उसकी वजह से पूरा बस जो है वो खराब हो जाता है. ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हो, वाटर पाइप है, ठीक है, नल लगे पड़े हर पाइप में, अगर एक नल लीक कर जाए अचानक से, ठीक है, सो सारा प्रेशर जो है वो उस पॉइंट पे रिलीज हो जाएगा. उसके बाद के जो भी लाइक टैप्स है, दे वोंट गेट इनफ वाटर. Similar to this thing, if one of the devices fails to maintain their pull-up configuration at the idle state, the entire bus fails. क्यों? क्योंकि उस डिवाइस के आगे सिग्नल जा ही नहीं पाएगा.
Does that make sense? अब ये ड्रॉबैक है, ऑब्वियसली है। क्यों है? बिकॉज अपन I2C बस टोपोलॉजी फॉलो करते हैं। बस में अगर एक नोड फेल हो गया, दैट फक्स अप द एंटायर थिंग फॉर एवरीवन। Sounds fair? So one of the most common debug, techniques or debug points while we work with I2C, कभी अगर I2C पे काम कर रहे हो, चल नहीं रहा है, ठीक है, the very first thing that you need to do, DMM उठाना, ठीक है, at idle state सारे pins जो है, are they at 3.3 volt high? और whatever your logic is, अगर Arduino के साथ खेल रहे हो तुम, तो 5 volt high पे है कि नहीं? That is what we check. This is one of the most common debug methods that we have when it comes to I2C. Sounds fair? कि यार अगर नहीं चल रहा है, कुछ डेटा नहीं आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है, whatever the reason is, first thing you do, take a DMM and check the logic, like voltage levels at both of these pins. सही है? ठीक है। We'll take a look. I don't think इसमें है, वो बताता हूँ. So there is a particular calculation for this as well, and the reason being, ठीक है, we'll take a look. कैपेसिटेंस होता है पूरा, बस का बताता हूँ उनको. ठीक, ये देख लो प्लीज. सो SPI का क्लॉक फ्रीक्वेंसी या फिर सिग्नल स्पीड कितना होता था, किसी को याद है? We had a decent enough discussion about the clock of SPI, right? कितना fast travel कर सकता है वो? So does anyone remember? हाँ, so minimum was MCU का, सही है. So basically the SPI का clock speed depended on the microcontroller which was implementing the SPI. क्यों? We had a prescaler register जो यूजर कॉन्फ़िगरेबल था, आप अपने हिसाब से प्रीस्केल कर दो इसको, and that's how you'll run the SPI. So अगर तेरा बस का जो क्लॉक है, it is at 84 megahertz. The maximum you can have is 84 by 2, which is 42 megahertz. If your processor's clock is at 4 megahertz, तुम्हारा बस का क्लॉक है 2 megahertz पे, and the minimum division that you have to do is 2. So the maximum speed for your SPI was 1 megahertz. Point is, the speed of SPI depends on what processor is implementing the SPI. इतना याद है सबको? I2C says not acceptable. If you are running I2C, we have specified 4 modes of operation. कौन-कौन से? Standard mode, fast mode plus, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, and high speed mode. So वो जो iPhone का chronology है, वो हर जगह दिखता है, plus, ultra, सब जगह, ठीक है, bad jokes. Anyways, standard mode says 100 kbps, fast mode 400 kbps, fast plus 1 mbps, high speed 3.4 mbps. Okay? मतलब क्या है इसका? SCL का जो क्लॉक स्पीड होता है ना, वो डिफाइन करके रखा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर. So I2C का स्टैंडर्ड और I2C स्पेसिफिकेशन says you have 4 options. Either run your clock at 100 kbps, at 400 kbps, at 1 mbps और at 3.4 mbps. ठीक है, इसके ऊपर नीचे you have no other options. हाँ, there is an acceptable deviation or acceptable fault of plus minus 5%, 5 to 10% depending on ठीक है what MCU you are running. 5 to 10% मतलब क्या? जो configured value है उसके 5 से 10% ऊपर नीचे हुआ, it is fine, it is acceptable. If not, everything fails. Okay, cool. थोड़े notes देख लेना. The standard mode and the fast mode is supported by STM MCUs. Fast plus कुछ MCUs support करता है उसको, and the high speed mode STM के MCUs में नहीं होता. ठीक है? So जो high speed mode है, it is available in very specific chipsets. It's not that commonly available क्योंकि 3.4 megabits per second, it's not a joke. इसलिए बहुत power लगता है. It is quite power intensive उसको implement करना. So not every processor offers it. We have till fast mode plus, and अपना जो demo है, it runs at 400 kbps. ठीक है, we'll show the registers. Hopefully we'll show the registers. क्योंकि मेरे को डर वही है कि I'll go into the debug mode, मैं pause कर दूंगा execution and the entire bus will fail. So error mode here से बहुत like sensitive चीज होता है ये, but ठीक है, we'll try and take a look at the registers जब हम demo करने जाएंगे. हाँ, जैसे VGT RX होता है जो, या फिर 446RE करके होता है,
So the suffix that you have at the end of your MCU's part number, okay, if your suffix says RM, it probably has fast mode plus as the I2C feature. So it is like no Samsung का जो nomenclature होता है A something something इतना बड़ा सा नाम होता है. So all of that has some sort of meaning, right? All those combination of letters and stuff. So that is what RM is. So RM is nothing but suffix onto the part number, which indicates that these class of MCUs are able to implement the fast mode plus for the I2C amongst other features, obviously. ठीक है? Cool. Fine. Take a look at these things. Addressing. ठीक है? So, like I said, most common method of addressing is to keep 7 bits for the addresses. ठीक है? 0 से लेके like technically 128 possible होने चाहिए थे. However, these are the ranges which are reserved. So 0x00, this cannot be the address for any node onto your I2C bus. This is by specification. You cannot simply program all values nil to any address. That does not work in this case. ठीक है? 1 से लेके 7 तक are reserved. 78 से लेके 7F are reserved. अब इसका मतलब क्या होता है? These are special calls onto the I2C bus. So जो data frame format होता है उसमें if you have either 0x00 as the address part or anything between these ranges as the address part, it is to be considered as a special warning signal or an error frame. इसका मतलब ये होता है कि अगर इन रिजर्व्ड एड्रेसेस में से कोई भी एड्रेस तुम्हें किसी डेटा फ्रेम को रिसीव करते हुए पहले मिल गया, the device is supposed to understand that whatever follows after is not valid data. It is some sort of error message, or it is some sort of flag or some sort of corrupted data that is to be followed. So it is to be ignored, or there is this thing called as a dummy call. ठीक है? So होता कैसे है? In order to read something from I2C peripherals, you have to write something to it. उसको बताना पड़ता है कि भैया इतना इतना bytes देना है मुझे, and then the receiver says fine, I'll keep these bytes ready and then I'll send it to you. However, the number of bytes per specification can be confused as valid data as well. Therefore, you have this 0x00 का general call. So the general call says that this is some special information which is not to be treated as data but to be treated as configuration. समझा क्या हो रहा है? So अगर मेरे को number of bytes request करना है, ठीक है? So what I'll do is I'll enter the general call in the address field, then I'll send the number of bytes and the receiver is fine. I'll send the acknowledgement bit back कि यार I have received कितना bytes चाहिए तेरे को, I'm ready with the specific number of bytes. You can start the reception process and then it starts sending out its data. Sounds fair? Okay. Yeah. Usable are 112 devices यहाँ से मतलब इस एड्रेस रेंज के बीच में, ठीक है? 0x08 से लेके 0x77 तक. However, there is this thing called as bus capacitance, ठीक है? जिसकी वजह से इसका लिमिट होता है 400 माइक्रोफैराड्स तक, which technically limits the entire bus to about 10 devices on a single I2C bus. It is your homework, और ये मैं पक्का अगले लेक्चर में पूछने वाला हूँ कि भैया ये बस कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? Why does it matter? Like 400 माइक्रोफैराड क्यों है? And why does it limit to 10-ish buses each? ठीक है? इतना प्लीज कंफर्म अगले लेक्चर में देख कर आना, ठीक है? Cool. ACK bit, the NAC bit, ठीक है? पढ़ो. ACK is the signal when SDA is pulled low by the receiver when SCL remains high. मतलब डेटा खत्म हो गया, ठीक है? तुम्हारा जो डेटा लाइन है, it is intentionally grounded by the receiver for 1 clock cycle. गिर गया क्या? अच्छा चाहिए मेरे को 2 हाथ दिखे, मतलब गिर गया क्या? वही कोई नहीं, बच्चा है, सही है, ठीक है, फाइन. सो ACK एक्नॉलेज सिग्नल समझ में आया क्या होता है? SDA एक क्लॉक साइकिल के लिए ग्राउंडेड रहेगा, ठीक है? एंड इफ द SDA इज हाई फॉर 1 clock cycle, that means it's not acknowledged.
अब इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर 8 बिट्स एक बाइट सक्सेसफुली रिसीव हो गया, द रिसीवर इंटेंशनली कीप्स द डेटा लाइन एट ग्राउंड फॉर 1 क्लॉक साइकिल। अगर कंप्लीट रिसेप्शन हो नहीं पाया, इसका मतलब ट्रांसफर अबैंडन हो गया, या फिर इन दिस केस रिसेप्शन अबैंडन हो गया। इनका आइडियल स्टेट क्या होता है इन दो लाइंस का? हाई होता है, राइट? सो इफ द क्लॉक टॉगल्स एंड द एसडीए इज स्टिल हाई, इसका ये मतलब है कि रिसेप्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसीविंग डिवाइस ने जो है कम्युनिकेशन अबैंडन कर दिया, एंड अबैंडन स्टेट में द डेटा लाइन इज सपोज टू रिमेन हाई। So if it stays high for 1 clock pulse after the transmitter is assuming that I have sent out 1 byte of data, that tells the transmitter that okay, the SDA line has not been grounded by the receiver. This means the transmission is not complete. Therefore, we call it the NAC signal. Sounds fair? ठीक है? So after every single after every single byte, you have to send this ACK or NAC signal. And then you can configure your master or whatever device that you're working on. If you receive a NAC signal, do you send a copy of the same byte that you sent again, or do you drop the byte completely? कि यार अगर error हो गया तो we'll leave it, और अगर नहीं हुआ like if I want to retransmit it, I can still like send the value again. ठीक है? cool. किसी ने टीसीपी और यूडीपी ये सुना है क्या होता है? किसी और ने सुना है लाइक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हाँ, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट? सो यूडीपी में अगर किसी ने देखा होगा, इट्स अ कनेक्शनलेस और आई शुड से इट्स अ स्टेटलेस ट्रांसमिशन मीडियम, but basically the UDP device does not care if that there is a receiver or not. उसको आपने एक सॉकेट दे दिया, it will keep on sending data to it. ठीक है? whereas the TCP cares कि यार कनेक्शन है कि नहीं, has it been received or not. I think उसको stateless और stateful बोला जाता है. So the point I'm trying to relate is in TCP, if the transmission fails, you can simply like drop the transmission. ठीक है? और in UDP, if the transmission fails, you can retry it. इस केस में होता क्या है? If you drop the transmission, it becomes faster. ठीक है? Like I can just digest the error and I can keep on sending my data. It's fine with me. ठीक है? So in that case, signal integrity थोड़ा कम हो जाता है, but your transmission rate remains high, remains fast. However, if you choose to retransmit it, signal integrity stays. कि यार if there is an error frame or some sort of error has occurred, I'll maintain the integrity of whatever data I'm sending. I'll retransmit. However, the speed of the entire operation becomes slower. जो TCP UDP का example था ना, I might have mixed up my terminologies. So maybe I'll have to check भाई कौन जो है ड्रॉप करता है, कौन जो है रिट्रांसमिट करने को फोर्स करता है. I'll have to check that and I'll like let you know. मैं अभी like on the go example सोच रहा था, not the best example. I do apologize for that. So confuse मत हो जाना. I will take a look and मैं at least lab में बता देता हूँ कि कौन सा ड्रॉप करता है और कौन सा रिट्रांसमिट करता है. Fair enough? ठीक है. Now we'll take a look at the frame format. So when I say एक frame भेजना, इसका ये मतलब होता है. ठीक है? So you have the start condition, you have the address frame, you have a read or write bit, ACK or NAC bit, data 1, ACK or NAC bit, data 2, ACK or NAC bit, stop condition. This is दिखता बहुत बड़ा है कि क्या लिखा है, but इतना intimidating है नहीं. I'll break it down quite simply. So SCL और SDA ideal state क्या होता है? High, right? If I have to start a transmission, or if I have to tell the entire bus कि मैं कुछ तो भेज रहा हूँ, जब SCL ट्रांजिशन करता है, क्लॉक पे शुरू होता है मेरा, SDA कहां से कहां आना चाहिए? Any guesses? High to low, right? So the start condition is when SCL remains high and SDA transitions from high to low. If that happens by any device, it is signifying that that particular device is starting to send something. Cool. Start condition समझ में आ गया. Then comes the address field. Address field देखा था हमने क्या होता है? अब if two devices send the start condition at the same time, फिर क्या होगा? दोनों एड्रेसेस शुरू करेंगे, क्या होगा? आर्बिट्रेशन होगा, राइट? आर्बिट्रेशन में if a particular device wins the arbitration, मतलब क्या? उसका एड्रेस फ्रेम कंप्लीट परफेक्टली ट्रांसमिट हो गया, सही है? Then it sends the read bit or the write bit. So it tells the receiver कि भाई do I want to read something from you
or do I want to write something to you? ठीक है, ये क्यों होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है ना. आई डोंट नो कि मेरे को लाइक सुनना है या फिर बोलना है. देयर इज जस्ट सम डेटा दैट हैज बीन सेंट ऑनटू द बस. आई डोंट लाइक रैंडम अगर ऑब्जर्वर है, that observer has no way of understanding that is this intended as talking to someone or receiving from someone. ये तो बताने का कोई टेक्निकली ये है नहीं ना अपने पास, लाइक तरीका है नहीं. फॉर एग्जांपल एसपीआई में कैसे था, we have two dedicated lines. One of them is the master sending out and the slave receiving, and the other one is slave talking something, master receiving. So अगर एक थर्ड पार्टी बंदा बैठा है, he can take a look at those two lines कि यार कौन से इस पे कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन से लाइन पे कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है. याद है राइट, नीचे गया था मास्टर एंड स्लेव आउट, मतलब मास्टर कुछ रीड कर रहा है, स्लेव कुछ तो आउटपुट दे रहा है, सो स्लेव इज टॉकिंग. मोसी गया था मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर कुछ तो भेज रहा है, स्लेव कुछ तो सुन रहा है. मोसी पे स्लेव कुछ ट्रांसमिट कर सकता है क्या? नहीं. नीचे पे मास्टर कुछ भेज सकता है? नहीं. राइट. हाउएवर मेरे पास जब एक ही डेटा लाइन है, मैं कैसे समझूंगा कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? So there has to be some sort of mechanism for it, right? So in that case, you have to read or the write bit. ठीक है? So write के लिए you program this as 0, and for read you program this as 1. एक मिनट रुक जाओ. Let me confirm. Yes. So for read you क्या बोलते हैं, configure this as 1. So if whatever you are sending is supposed to be read by someone, ठीक है? So किसी ने आपसे डेटा रिक्वेस्ट किया था, आप उनको रिप्लाई दे रहे हो. In that case, you will configure the r/w bit as 1. ठीक है? And if you are trying to tell someone something that you are writing to someone, in that case, the write bit becomes 0. Sounds fair enough? So यहाँ तक फ्रेम क्लियर हो गया? ठीक है. अब इतना सब ट्रांसमिट हो गया है, फिर क्या होगा? क्या ना आएगा, some sort of acknowledgement or like not acknowledgement. Keep in mind, start is just a condition. It's not a data byte. It's not a data bit. Sorry. ठीक है. So a start condition simply says कि भाई कोई तो बोलना शुरू कर रहा है. It's not signifying anything. यार this is a part of a byte. इसका कोई तो एक bit नहीं, कुछ. It's just a condition. Byte technically कहाँ से शुरू होता है? Address frame के MSB से, or the first bit of address frame. ठीक है. Also, if it is a 7-bit address frame, एक read write bit add कर दो, 8 bit हो गए, which technically becomes a byte. After every byte, what has to happen? Acknowledgement or like NAC bit. So ये एक बार भेजा अपन ने, anyone of the entire bus will reply with a ACK or NAC. ठीक है. एक बार वो रिसीव हो गया मेरे पास, then I'll send my 8 bits of data, जो एक्चुअल डेटा होगा. सो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, दैट्स 8 बिट्स ऑफ डेटा. ये एक बार भेजा गया, एक और आके आना आएगा. अगर मेरे पास और बिट्स है डेटा, सॉरी और बाइट्स है डेटा के भेजने के लिए, देन आई विल कीप ऑन सेंडिंग टिल आई एम डन विथ माय ट्रांसमिशन. जितना मेरे को बोलना था, जितना मेरे को भेजना था, मैंने भेज दिया. देन आई विल जनरेट अ स्टॉप कंडीशन. एनी गेसेस स्टॉप कंडीशन क्या होगा? हाँ, बस सीधी बात है. So once you are done with all your data, you transition SDA from low to high while clock is high. Sounds fair enough? ठीक है. Which is in all fairness the next slide. So start condition was SDA goes from high to low when clock is high. Okay. ठीक है. Then you have every single thing, address, read write, ACK, NAC, data frame, जो भी है. Once everything is done, clock is again high. In that case, the SDA goes from low to high. That is the stop condition. Quite simple enough, right? ठीक. Next, like इधर तक clear है सबको? Any doubts? कुछ नहीं समझा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं है किसी को? Everything is okay so far? Cool. मतलब for one particular transfer it has to. Once the stop condition has been generated, once the bus is idle again, then once a new master is selected, that new master can configure the clock according to their own configuration. So अगर
ठीक है, like fast mode में ऑपरेट हो रहा था, then the another node becomes master, it starts operating in standard mode, that is acceptable. But you can't keep alternating. जब तक like mid transfer you can't change your clock frequency. Sounds fair? फिर mid transfer change कर दिया, then the timing gets asynchronized. Timing asynchronized हो गया तो क्या खत्म ही है ना फिर तो सब. Make sense? बोलो. और तरीके से डेटा दो डेटा फ्रेम है, आपको ट्रांसफर मल्टीपल डेटा फ्रेम्स, तो हर फ्रेम की बस स्टॉप कंडीशन देना नेसेसरी है. Yes and no. Very good question actually. There is this concept called repeated start condition. So once I'm done with बहुत सही सवाल था ये. Once I'm done with my data frame, ठीक है. If I don't generate the stop condition, क्या होगा? Master change नहीं होगा. But bus तो still valid है ना. Bus still valid इसका मतलब क्या है? I can send the next data frame. I can send the next data frame. जब तक जिस बंदे ने स्टार्ट कंडीशन दिया है, जो डेटा फ्रेम सेंड कर रहा है, जब तक वो स्टॉप कंडीशन जनरेट नहीं करता, that means he or she is still talking, it's continuously talking. So that condition is called as multiple start condition. क्यों? क्योंकि once you're done with the data frame, you have to keep the SDA on the ground, which essentially generates another start condition. ये start condition क्या था? ठीक है ना, तुम्हारा डेटा बाइट जो है वो अब लाइक हाई लो ट्रांजिशंस हो रहा है, देन वंस द एससीएल इज हाई, इफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस पुल्स द एसडीए डाउन टू ग्राउंड अगेन. क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसमिट करके हो गया, डेटा फ्रेम खत्म हो गया, मतलब एसडीए शुड हैव गॉन टू हाई. क्यों? आइडियल स्टेट हाई होता है उसका. बट अगर फिर से उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, दैट मींस आई हैव जनरेटेड द स्टार्ट कंडीशन अगेन. If I generate the start condition again, that means what? I can send another data frame. I can send another data frame. So again, बहुत सही सवाल. And this is a like mode of operation. I shouldn't say mode of operation, but this is kind of a practice which we follow while programming STMCUs. That we have this repeated start condition का थोड़ा सा flow or like programming algorithm. लिख लेना एक बार. What is repeated start condition when it comes to I2C? ठीक है. So यही मिलेगा तुम्हें कि you keep on grounding the SDA once you're done with a particular data frame so that you can send the next one. That's all. Sounds fair? नहीं, not really, because you are sending the whole thing again ना. So address bit कब देना होगा? जब I'm leaving the bus, मैंने बस का configuration छोड़ दिया, and then I'm starting new arbitration again. But if I'm the only one who's sending data, बस छोड़ूंगा क्यों? So okay, keep it this way. मैं data frames अगर भेज रहा हूँ, address bit एक बार भेजता हूँ, right? But then all I'm sending is the actual data. जो bytes है मेरे वो. As long as the ACNAC keeps happening, as long as the start condition is being repeatedly generated, there is no change in the configuration of the bus ना. The speaker is the same, उसका address same रहने वाला है. It has control over the bus and it has not given up control on the bus. When do you give up control on the bus? When you generate the stop condition. Stop condition generate कर दिया तुमने, you are out. You say that I am done with saying my stuff. अब किसी को बोलना है तो बोलो. But however, if I have to retransmit something again, then I have to win the arbitration again. सही है? That makes sense. Cool. Let's move next point. If everyone is fine, कोई doubt है किसी को? ठीक. So data validity again, one of the very important things. क्यों? क्योंकि this is one of the most common errors when it comes to I2C. So data जो है गलत time पे toggle हो जाता है. We looked at this in SPI as well, if you guys can remember. कि data valid कब होता है? देखो यार, जब SCL high है ना, तब SDA का value has to be the way it is. So if it is grounded, ठीक है, then it has to stay grounded. If it is high, it has to stay high. जब SCL high है तब, ठीक है. When SCL is low, that's when the data bits can change. ठीक है. क्यों? कोई guess करेगा? So condition ऐसा है, SDA has to be either high or low when SCL is high. कब? When we are transmitting data frames. Okay. Data frames can only change their state
फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई व्हेन SCL इज लो। ये मेरा स्टेटमेंट है। क्यों है कोई बता सकता है? बोलो। एग्जैक्टली। तो स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा ना सीधे। तो सो अगर SCL हाई है उस टाइम पे, अगर SDA if it either goes from low to high to stop condition, if it goes from high to low to start condition, तो डेटा फ्रेम करप्ट, बस जो आर्बिट्रेशन फिर से शुरू, ट्रांसमिशन इनवैलिड। काइंड ऑफ मेक सेंस राइट? जो अपन ने एग्जिस्टिंग रूल्स एस्टैब्लिश किए थे उसी के हिसाब से चलते हुए वी कैन कंक्लूड दैट द डेटा लाइन कैन ओनली चेंज व्हेन द SCL is low, because if the data line changes its state when the SCL is high, that signifies a start or a stop condition. Simple. So this is one of the more common ways. अब मैंने तो सब सही किया है, ठीक है, बट डिस्ट्रक्टिव नॉइस की वजह से मेरा हाई का जो स्टेट था डेटा लाइन का वो लो हो गया because of some other destructive interfering noise that generates a stop condition. बट मेरे बस के हिसाब से तो एवरीथिंग इज फाइन। मेरा नोड ने जो है एकदम परफेक्ट टाइमिंग को फॉलो किया है, उसी टाइम पे इट हैज टॉगल्ड एवरीथिंग। सो नॉइज इंटरफेयर विद माय I2C सिग्नल, दैट्स अ फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन, दैट्स अ एरर। तो एरर फ्लैग्स जो ट्रिगर हो जाएंगे तो बस बिकम सस्पेंडेड। सो क्यों बता रहा हूँ ये? डीबग कैसे करोगे इस चीज को? I2C सब अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, किसी ने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया, तुम्हारा डेटा लाइन जो है वो आर्बिट्रेरीली टॉगल कर गया, you'll have to find out somewhere or other, तो फ्लैग चेक करोगे and that's how you'll debug. पॉइंट बताने का मतलब ये है, one of the other ways to debug a failure or a error in I2C is to check if external noise has affected your क्या बोलते हैं SDA lines. Why? Because of improper transmission or because of data invalidity. Sounds fair? अब नॉइस को कैसे चेक करोगे? क्वाइट लिटरली स्पीकिंग, वायर के आसपास और कोई वायर है कि नहीं ये देखोगे, ठीक है? बहुत बार ऐसे होता है एंड मोर ऑफन देन नॉट PCB जिसने भी डिजाइन किया सबको पता ही है, ग्राउंड प्लेन की वजह से काम होता है। मतलब ग्राउंड प्लेन का जो कॉन्टैक्ट है, जो कनेक्शन है, एक्सीडेंटली लीक्स ऑन टू योर सिग्नल्स, या फिर जो कॉपर प्लेन होता है वो, सो इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग की वजह से देयर कैन बी सिग्नल लीकेजेस और सिग्नल जंपिंग ऑन टू योर ग्राउंड प्लेन सीधे। और ग्राउंड प्लेन का मतलब यही है कि और ग्राउंड सिग्नल है पूरा वो। सो नॉर्मल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, गलती से ग्राउंड पिन को वोल्टेज लीक, सॉरी ग्राउंड प्लेन को वोल्टेज लीक हो जाता है, व्हाट हैपेंस इज योर परफेक्टली वैलिड डेटा स्टार्ट्स गोइंग टू ग्राउंड इटसेल्फ। और व्हाट हैपेंस इज SCL जो है हाई है, डेटा लाइन हाई का लो हो गया, क्यों? क्योंकि डेटा लाइन को ग्राउंड प्लेन मिल गया, डेटा इनवैलिड हो गया, PCB खराब, फॉल्ट आ गया तुम्हारा। दैट मेक सेंस? अब सिनेरियो ऐसे होता है कि यार तुमने ना PCB में बहुत सारी चीजें सोल्डर कर रखी है। ड्राई शोल्डर का कॉन्सेप्ट पता है किसी को क्या होता है? क्या तुमने शोल्डर मेटल जो है वो बराबर जो पिन लगाया है तुमने, फिर जो भी होल दिया है तुमने, वहां पर स्टिक नहीं होगा। सो शोल्डर जो है मेल्ट हो चुका है, इट इज स्टिल देयर बट वैसे उखड़ जाता है, ठीक है? तो उखड़ने के बाद इफ इट गोज बिटवीन योर I2C का लाइंस कैन कॉन्टैक्ट, मतलब पाथ तो मिल गया सिग्नल को ग्राउंड जाने के लिए, खत्म। सो रोबोटिक्स में बहुत करा है हम लोगों ने कि यार जब भी आर्टिस्ट का डेटा चलता नहीं है, हमारे पास ना कंप्रेस्ड एयर का एक टैंक होता था, बट वी यूज्ड टू थोड़ा सा हवा छोड़ना उसमें से, और जो पाइप होता है ना इज ब्लो योर एंटायर PCB। क्या कोई भी डस्ट हो, डिब्री हो, या फिर ड्राई शोल्डर हो और समथिंग व्हिच इज कंडक्टिंग, इफ इट्स ऑन टू माय PCB it was blown away and my data becomes valid again. साइड नोट, सिल्क स्क्रीन पता है किसी को क्या होता है? जैसा ग्रीन ग्रीन कलर होता है ना जो PCB पे लगता है अपने। सो एग्जैक्टली इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, कैसी बच्चों दिन आओ तुम्हारे PCB के साथ। तो अगर ओपन ट्रैक से जाओ, वी स्टार्ट विद वेरी रॉ प्रोटोटाइप्स, राइट? सो खुला खुला कॉपर क्लैड का PCB होता है, अपन जो है एसिड का सोल्यूशन होता है उसमें, अपन कीप ऑन शेकिंग इट फॉर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर, उस पे जो PCB बनता है वो तो नेकेड PCB होता है ना वो तो। सो एनी सॉर्ट ऑफ पार्टिकल, एनी सॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल तुम जंपर स्ट्रिप करते हो तो उसके जो कॉपर के वायर्स होते हैं वो कभी कभी उस पर चले जाते हैं, दैट कॉजेज दिस सॉर्ट ऑफ बुलशिट। जैसे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वी कोट द एंटायर लेयर ऑफ द लाइक द आउटर लेयर ऑफ द PCB विथ लाइक प्रोटेक्टिव मटेरियल, ठीक है? उसको सिल्क स्क्रीन बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? बट या वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर होता है ना तुम्हारा, इट इज दैट ओनली, इट इज टू स्टॉप बुलशिट लाइक दिस हैपनिंग। साउंड्स फेयर? ठीक, विल मूव। शोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन दोनों में से कुछ तो होता है, क्योंकि सिल्क स्क्रीन इज लाइक वो लेबल्स वो सब होता है, राइट? हाँ ठीक है, सही है। फाइन, नाउ विल टेक अ लुक एट
the algorithm कि यार how do we write to a slave and how do we read from a slave. ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो. आई विल ऑल्सो डू वन थिंग. सो मैंने एक ड्राइवर डेवलप करा था I2C के लिए, एंड आई एक्चुअली ओपन द ड्राइवर एंड आई शो यू गाइस कि यार ये सॉफ्टवेयर में कैसे होता है. जैसे मैंने SPI के लिए किया था, याद है ट्रांसमिट और रिसीव का जो पार्ट था, वी टुक अ लुक एट द एक्चुअल कोड जो हाल APIs का यूज हो रहा था. ठीक है, so we'll do that for this as well. So how do you write to a slave? बहुत simple. Generate the start condition, wait for the start conditions confirmation. So ST में जो ST का implementation है उसमें एक flag होता है SB करके, start bit करके. So once your start condition has been promptly generated, वो flag जो है 1 हो जाता है. You have to clear that flag. Then you send the slave address and the write bit. जिसको तुम लिख रहे हो, कहाँ जाना है ये चीज और who you're addressing to, उसका एड्रेस भेज दो. एंड सिंस you're writing to a slave, write bit क्या था? 0 था. Send the write bit, cool. Wait for the address phase to be completed. अब जो डेटा फ्रेम फॉर्मेट है अपना, एड्रेस बिट्स प्लस रीड राइट बिट, ये जब पूरा सेंड आउट होता है बिफोर यू रिसीव एन आर्क और एन आर्क, देयर इज अ फ्लैग इन ST which gets enabled called DDR flag. You'll have to clear it or at least check कि यार ये फ्लैग सेट हुआ है कि नहीं हुआ है. मतलब एक बार ये फ्लैग सेट हो गया, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट सेंडिंग योर डेटा फ्रेम्स. और डेटा फ्रेम नहीं बोलूंगा मैं, स्टार्ट सेंडिंग योर डेटा बाइट्स. ये पूरा चीज DFF होता है, राइट? एक बार ADDR flag has been set to 1, you'll have to manually clear it. Manually मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम्हें उसको क्लियर करना होता है. Okay, once you clear the ADDR flag, then you start transmitting data bytes continuously. TXE is 1, BTF is 1, transmission is complete, and then you generate the stop conditions. Okay, TXE, BTF और जो SBN ADDR flag है, ये क्या होता है? I'll show you guys. Once you are done with this, मैं अपना ड्राइवर खोलता हूँ and I'll show कि यार ये फ्लैग्स कैसे काम करते हैं, कौन से रजिस्टर के कौन से बिट को जाके राइट होता है. We'll take a look at all of it. Sounds fair? ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट इतना लिख लो. एंड द नेक्स्ट इज रीडिंग फ्रॉम अ स्लेव. सो ये 2 चीजें लिख लो. Once you are done with that, we'll take a look at the actual software implementation. ठीक है? Cool. Just read this. How do you read from a slave? Okay. First, you generate the start condition. Wait for start to be confirmed. Send slave address and read bit इस case में. So you'll send it as 1. ठीक है? Wait for address phase to be complete. ADR flag is 1. अच्छा. अब अगर एक बाइट आ रहा है versus अगर multiple bytes आ रहे हैं, so तुम्हारा जो डाउट था, so the doubt was कि how do you send multiple, right? This is about how you read multiple. Like 2 से ज्यादा frames अगर आ रही है, so how do you act it, how do you read it, वो सब. अगर एक ही बाइट आ रहा है ना, टेक्निकली मेरे को act या not भेजने की जरूरत है नहीं. क्यों? क्योंकि एक ही बाइट आ रहा है ना, मेरे को उसको acknowledge फिर not acknowledge क्यों भेजना है? और कुछ आने वाला है क्या वहां से? नहीं. I'm telling कि एक ही बाइट आ रहा है. Noise can come, it's a invalid frame. Send it again. Again, you don't need the ACK or क्या बोलते हैं, ACK or NAC for it. You can keep it, however, it's not recommended. Why? Because if you have an error in your क्या बोलते हैं system, there are other ways of letting the whole thing know. So you don't have to waste another clock for a particular ACK or NAC signal to be transmitted just for 1 byte. If you are receiving a stream of bytes, then sure, ACK or NAC all you want, because उस केस में वो needed होता है. अगर एक ही byte आना है, it's not generally needed per se. ठीक है? Again, I'll open the driver files and we'll explain कि यार ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है. It's basically a design choice, but it's recommended if you're reading just 1 byte, disable the NAC. ठीक है? Again, address phase complete हो चुका है, so you'll have to clear the ADDR flag, right? To wait for the reception files. RX नहीं याद है, SPI में देखा था क्या था, RX buffer not empty. So कुछ अगर data receive हो रहा है, if it is filling your shift register, if it is filling your actual data registers, once the RX any flag is full, यार data register भर चुका है मेरा, you'll have to clear it, generate the stop condition, first generate the stop condition and then read from the data register. ठीक है? If you are getting multiple bytes, ACK enabled रखें. क्यों? क्योंकि next भेजना है कि नहीं भेजना है. You'll have to tell it via the ACK or the NAC bit. ठीक है? Clear the address flag, receive data bytes in a loop.
2 bytes बचे, हाँ ठीक है. So when 2 bytes are remaining, disable the ACK, generate the stop, and then continue reading the data bytes. And then renewable ACK if required. ठीक है, that's fine. Again, I know this part does not make sense. I'll open the software and I'll explain कि यार how does the whole register loop works. उस केस में it will make a lot of sense. इसका फोटो खींच लो या फिर इसको लिख लो. फोटो खींच लो बेटर रहेगा. ठीक है, 1 मिनट बनाना नहीं होगी, पीपीटी तो मिल ही जाएगा. ठीक है, अच्छा. एक और टॉपिक है जिसका आरटीसी ड्यूटी साइकिल. ठीक है, एक ही है ना? हाँ, 2 है, सॉरी. ड्यूटी साइकिल और क्लॉक स्ट्रक्चर, दीज टू आर जस्ट फीचर्स. So when we are operating in standard mode, ये अपना I2C clock जो होता है, SCL clock, मैंने बोला है ना, you can configure it to work in particular speeds. This is how you do it. So what you do is you control the time for which the clock remains high and the clock remains low. ठीक है? If you're operating in standard mode, the T high will be equal to T low by specification. ठीक है? The T high will be CCR times PCLK1. The T low will be the same thing. इस CCR का जो वैल्यू होता है, that is writable by us. ठीक है? So if we have to generate 100 kilohertz, ठीक है, मेरा जो भी PCLK का क्लॉक है, by the way 100 kbps और kilohertz is frequency, not timing. So वो याद रखना है. It gets inverted and then this multiplication will make sense. सुनो, फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. इफ दैट इज व्हाट आई हैव टू जनरेट, टाइमिंग कितना होगा? 1/100 किलोहर्ट्ज. सो व्हाटएवर टाइमिंग वैल्यू विल बी जनरेटेड इज कैलकुलेटेड दिस वे. ठीक है? इन द केस ऑफ फास्ट मोड, देयर आर 2 ways of doing it. Either the T high will be twice of T low. एक मिनट. Sorry, the T low will be twice of T high. Sorry. Or the T low will be 1.7 times T high. क्यों है, कैसे है? It is because of the specification. There is logic behind it, obviously. इसका क्या logic है? Why is it this way? Why does it have to be this way? Open the I2C standard. I know ये बोलना थोड़ा गलत है मेरे लिए, but trust me, this conversation is about an hour-long conversation in itself. और ये क्यों है ये भी बताता हूँ. If you zoom into a square wave, ठीक है, it's not perfectly square. उसको high होने को थोड़ा time लगता है, low होने को थोड़ा time लगता है. So the difference in the time is to be accommodated somewhere or somehow. I2C ये कहता है, I don't care that it takes some time to go high and go low. I want it to be 100 kbps or I want it to be 400 kbps. Now you figure out your ways of doing it. So ये जो timing के registers है and all of these configurations that we have, all of it is in order to ensure that this does remain 100 kbps or 400 kbps. Again, different MCUs have different slew rates. Slew rate क्या होता है? The time it takes to go from 0 to 1 or the time it takes to come from 1 to 0. Is it 0 to 1 or 1 to 0? और T high के लिए कितना होता है? 30% to 70%. So 30% of the signal से 70% of the signal तक जाने के लिए जो time लगता है, that is slew rate. Low जब होता है 90% से 10% तक. So if the signal is 1 and it has to go to 0, ठीक है? You consider the time it takes to go from 90% of 1 to 10% of the actual signal. वो जो time होता है, that is your slew rate. उसको match करने के लिए you have to have some configurations. However, this slew rate is different for different MCUs. It's not common for all hardware. So Texas का MCU लोगे, they'll have some different configuration for it. ST का लोगे, they'll have some different configuration for it. अपने केस में these are the 2 formulas that we follow. ठीक है? I have a reference manual कह रहा हूँ. I have a technical document, application note है ST का, that explains these 2 things. कि why is it 9:16, why is it 1:2, or why is it equal in standard mode. It will be on the group. उसमें बहुत डिटेल में explanation दे रखा है. I would strongly suggest जाकर देख लो, एक बार पढ़ लो why is it that way. क्यों इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है. So if you are explaining some sort of I2C design, for example, तुमने LCD डिस्प्ले के साथ काम करा है, वो I2C बेस्ड होता है, देखो कन्वर्टर्स लगता है उसके लिए. So वहाँ पर जो किसी ने अगर पूछ लिया कि यार कौन से मोड में you had used it, कौन से क्लॉक स्पीड के लिए तुमने यूज करा था, how did you write to it, how did you read from it,
you're able to explain these timing calculations from that explanation note कैसे तुमने डिजाइन करा था, इंटरव्यू वही खत्म, यू आर डन. ठीक है. सो आई हैव द क्या बोलते हैं रेफरेंस नोट इन माय लैपटॉप. वंस द क्लास इज डन आई विल सेंड इट टू यू गाइस. साउंड्स फेयर? कूल. The last thing that we have to discuss is clock stretching. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सो अगर ट्रांसमिट मतलब मास्टर ने कुछ तो भेज रखा है, however the slave is finding it difficult to keep up with it. ठीक है. It can hold the SCL at low. And what it can do is उसके डेटा रजिस्टर में, रिसीवर के डेटा रजिस्टर में जो भी वैल्यूज है, it will clear it at its own pace. अब अगर SCL लो है, can the entire operation resume? नए डेटा बाइट्स आ सकते हैं क्या अगर क्लॉक लो पे किसी ने होल्ड करके रखा है तो? देयर इज नो ट्रांजिशन. हाँ, सो ठीक है, नो यू कैन सेंड समथिंग ओवर द एसडीए राइट, बट उस शिफ्ट रजिस्टर को आगे बढ़ाने वाला सिग्नल कौन सा होता है? एससीएल. अगर एससीएल सिग्नल ही नहीं आ रहा तो शिफ्टिंग होगा डेटा का एट द मास्टर साइड और एट द स्लेव साइड. बट स्लेव के डेटा रजिस्टर में जो वैल्यूज है, नॉट ऑन द एसडीए लाइन, on the slave's local register, the slave can clear the local register itself. What the slave does essentially is अगर मास्टर बहुत फास्ट कुछ भेज रहा है, स्लेव का डेटा रजिस्टर भर चुका है एंड देयर स्टिल डेटा बाइट्स कमिंग इन, एक हाथ एरर फ्रेम हो गया, एक हाथ नैक बिट चला गया, तो मास्टर इज स्टिल सेंडिंग. The slave can do is I'm holding the clock low so that you cannot shift anything out from your registers, so that मेरे डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू बचा है I can simply shift it out. This is called clock stretching, where a slow slave node can hold down the SCL onto ground so that a faster master node cannot shift out any more bytes. जब तक इसका डेटा रजिस्टर क्लियर हो नहीं जाता तब तक कोई नया डेटा आ ही नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता? शिफ्ट करने वाला जो सिग्नल है that has been held at low. समझा क्या हो रहा है? टीचर अगर बहुत फास्ट बोले जा रहा है, ठीक है, एंड टीचर थोड़ा चिल है, यू कैन टेल द टीचर सर रुको, मेरा नोटबुक में लिख के हुआ है. डोंट स्पीक एनीथिंग, डोंट टेल न्यू इन्फॉर्मेशन टिल आई एम डन राइटिंग इट डाउन और टिल आई एम डन कॉपिंग इट. सिमिलर थिंग हैपेंस इन दिस केस, दैट यू कैन लिटरली होल्ड डाउन द शिफ्टिंग सिग्नल, जो क्लॉक सिग्नल होता है जिसकी वजह से नया डेटा आ सकता है. अब अगर उस सिग्नल को नलिफाई कर दो फॉर अ बिट ऑफ टाइम so that you can clear your own data register, that is called clock stretching. That is the last feature of I2C that we have to talk about. ठीक है. अब मेरे को 2 मिनट देना, I'll open my IDE. मैं मास्टर सेंड और मास्टर रिसीव इसका कोड दिखाता हूँ, then we'll understand कि यार वो फ्लो जो अपन ने लिखा था, how does that work. ठीक है. Give me a couple minutes. ओके, देख पा रहे हो लोग? ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, जनरेट द स्टार्ट कंडीशन. ठीक है. कैसे होता है? मैंने हेल्पर फंक्शन बना के रखा है, बट दिस इज हाउ यू डू इट. यू राइट 1 टू अ पर्टिकुलर रजिस्टर. ठीक है. ये जो CR1 है ना, इसका फर्स्ट बिट इज द स्टार्ट बिट. और बेस्ट फ्रेंड ओपन दिस. इसका वैल्यू 8 है, जो I2C CR1 स्टार्ट है, दिस इज 8. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये केस में क्या हो रहा है? 1 इज बीइंग शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 8 एंड ये और हो रहा है किसी एक रजिस्टर के साथ. इट बेसिकली मींस जो 8th बिट रजिस्टर का, क्या होगा? सेट होगा. सही. लेट्स लुक, 8th बिट क्या है? स्टार्ट बिट. इसका मतलब क्या है? देखते हैं. दिस बिट is set and cleared by software. एक मिनट रुको, ज्यादा जूम हो गया.
This bit is set and cleared by software and cleared by hardware when start is sent or PE is 0. PE is peripheral enabled. So peripheral enabled ही नहीं है तो start bit का मतलब नहीं, right? But in the master mode, if it is 1, that means repeated start generation. सही है? So the first thing that we do is generate the start condition. कैसे? Start bit को 1 write करके. Sounds fair? Then दूसरा क्या था? Confirm the generation of start by checking the SB flag according to the algorithm that we wrote. So again, get flag status करके एक क्या बोलते हैं helper function बना रखा है. What it does is SR1 status register 1 को read करता है. Okay? And if that particular bit is high, मतलब वो flag अगर set है, it will return that. Else it will return flag reset. Quite simple. अच्छा, ये SB flag क्या है ये देखते हैं. If I can open your bookmarks here, we'll open एक मिनट रुको. चलो ठीक है, स्टेटस रजिस्टर ये CR2 OAR1 OAR2 BR अशार में जो SB करके बेटा टेक अ लुक क्या होता है वो. SB is start bit in the master mode. 0 मतलब no start condition मिल गई. 1 मतलब start condition मिल गई. So basically जब भी start condition successfully generate होता है, this bit becomes 1. नीचे देखो क्या लिखा. Cleared by software by reading SR1 register followed by writing the DR register or by the hardware when P is 0. So peripheral enable अगर 0 है, so obviously hardware को clear करके रख देगा. अगर peripheral चालू है, which means some sort of operation is taking place. Right? SB is 1 when start is generated. अब अगर start generate हो चुका है, I need to clear this. कैसे clear करेंगे? Cleared by software by reading SR register. ठीक है? यहाँ पर देख लो क्या है. In the get flag status, this is the read. ये जो काम हो रहा है. Sounds fair? ठीक है. Once that happens, I'll send the address of the slave with r/write. Let's open this function. देख लो. So I provided with the address of the slave. क्या है ये? किस डिवाइस को मैं राइट कर रहा हूँ. So I'm sending the address of whatever slave I'm writing to. As a master, I need to. चलो ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट्स नाम पता है, नंबर पता है, रोल नंबर्स पता है. So what I'll address you as is your roll number. The master node will address the slave by the slave address. So what we do is slave address needs to be sent within the data frame. जो 7-bit का एड्रेस पार्ट होता है. ठीक है. This क्या बोलते हैं? Some algorithm. I don't like saying some algorithm. Wait, I'll explain this. Slave address कितने बिट्स का होता है? कितना? 7 बिट्स. जो read/not write बिट होता है वो कहाँ होना चाहिए? एट द लास्ट बिट. सो 7 बिट का अगर वैल्यू है उसको मैं एक से अगर आगे भेज दूँ और जो उसका 0th बिट होता है वहाँ पे मैं रीड या फिर राइट का बाइट लिख दूँ. मेरा डेटा फ्रेम का एड्रेस बिट प्लस रीड राइट पार्ट जो है दैट गेट्स हैंडल्ड. एंड इफ आई पुट इट ऑन द डेटा रजिस्टर, अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है. जो स्लेव एड्रेस है इट इज बीइंग शिफ्टेड बाय 1, मतलब जो 0th बिट है वो फ्री हो गया मेरा. वहां पर आई एम राइटिंग इधर 1 और 0 इन द केस ऑफ रीड और राइट. जस्ट ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स. ठीक है. टेक्निकली मेरा 8 बिट्स तैयार हो गए, the 7 being slave address and the last being read write. I put it on the data register. उसके आगे का ऑपरेशन इज क्लियर विद ऑल ऑफ अस. क्लॉक जो है वो उसको शिफ्ट आउट करेगा. सो बेसिकली मेरा ये फेज कंप्लीट हो गया. सो व्हाट आई कैन से इज इतना करके मेरा एड्रेस सेंड आउट हो रहा है, मेरा रीड राइट बिट सेंड आउट हो रहा है. सो एड्रेस फेज जो है वो कंप्लीट हो गया मेरा. वंस दैट हैपेंस क्या करना होता है? जो एडीडीआर फ्लैग है वो सेट है या फिर नहीं वो चेक करना पड़ेगा. लेट्स टेक अ लुक. एडीडीआर फ्लैग क्या होता है ये देखो. एड्रेस सेंट और मैच्ड. अपन कौन से मोड में? मास्टर मोड. मास्टर मोड में क्या? एड्रेस भेज दिया पूरा. सेम थिंग एज द एसबी. स्टार्ट कंडीशन अगर जनरेट हो गया, एसबी फ्लैग बिकम्स 1. इन दिस केस इफ address condition or address bit has been sent out,
this will turn to 1. Okay. सेम क्या बोलते हैं कंडीशन एज द एस बी, इसको क्लियर करना है, इट हैज टू बी रेड, जो एस आर वन है एक रीड ऑपरेशन में परफॉर्म करना होता है। ये चेक हो गया यहाँ पे, क्लियर एडीडीआर फ्लैग करके अनदर एल परफॉर्म। इन्हीं केसेस क्या होता होगा इसमें? हाँ तो कैसे क्लियर होता है? हाँ यूजिंग तो सही है, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट एंड ऑफ द डे जो एस आर वन और एस आर टू है ना वो रीड हो रहा है। देर आर सम अदर ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म, कि यार ignore it for now. Basically, we are checking that is the transmission complete or is it still ongoing. If it is still ongoing, don't do anything. Complete अगर हो गया, then you go and clear the ADDR flag. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एड्रेस ट्रांसमिशन चल रहा है, उसके बीच में ADDR फ्लैग क्लियर कर दिया आपने, तो इट्स काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? एड्रेस फेस पूरा हुआ है नहीं, बट डेटा फ्रेम जो है वो स्टैंड, लाइक डेटा बाइट जो है वो स्टैंड होना चालू हो जाएगा, डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट कि यार ये जो डमी रीड्स है, these are basically एक 32 बिट का वेरिएबल है जिस नॉट बीइंग यूज्ड एनीवेयर, बट मेरे को फ्लैग क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है? एस आर वन जो है वो रीड करना पड़ता है, so I'll just read it into this dummy read variable and then I'll mark it as void. या जो भी रीड किया था, it was just to clear the hardware register. Whatever value is in the dummy read is not of any use. So I'll mark it as void. Void का मतलब क्या है? It is pointing to nothing. So it becomes useless essentially. Right. So यहाँ तक क्लियर है कि ADDR फ्लैग तक अपने क्लियर कर दिया. Then it's quite simple. If length is greater than 0 and the TX is empty. TXE क्या होता है? Transmit buffer empty. Transmit buffer empty है मतलब I can load it up with the next data. So जब तक ट्रांसमिट बफर एम्प्टी होता है नहीं, तब तक विल वेट। क्या है ये? व्हाइल लूप है विच डज नथिंग। सो व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल लूप कुछ नहीं करेगा। और इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर, ठीक है? सो जब तक ये फॉल्स देगा तब तक व्हाइल का कंडीशन ट्रू होगा, नॉट ऑपरेटर। एक बार ये ट्रू हो गया मतलब टीएक्सी सेट हो गया, सो व्हाइल का कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आ गया, सो जो वेट करने का टाइम था वो खत्म हो गया। वंस यू आर डन वेटिंग, व्हाट यू विल डू इज यू विल पॉइंट और डीरेफरेंस योर टीएक्स बफर ऑनटू द डेटा रजिस्टर। टीएक्स बफर का पॉइंटर एक बाइट से आगे बढ़ाओगे एंड जो लेंथ है वो एक से डिक्रीमेंट करोगे। यू आर डन। मेक सेंस? और लास्ट में यही दो है, जब लेंथ 0 हो जाता है then you'll have to wait for the TXE transmit buffer empty to be 1 and the BTF flag to be 1. BTF देखते हैं क्या होता है? Byte transfer finished. If it is 0, data byte transfer is not done. If it is 1, data byte transfer is succeeded. So at least sending का algorithm clear है. How do you send when you are in the master mode? ठीक. We'll also look how do you send when you are in the slave mode. Okay. So when you're in the slave mode, तुम्हें ना एड्रेस भेजना है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो ऑल यू व्हाई मास्टर डज इट ऑल फॉर यू, इट इज एड्रेसिंग यू, वो एड्रेस भेज रहा है तुम्हारा, तुम्हें बस चेक करना है कि नहीं, वो पहले से हो चुका है, ठीक है? इफ दिस इज कॉल्ड जस्ट राइट द डेटा रजिस्टर विथ वट एवर डेटा इज बीइंग पास टू दिस एपीआई, कुछ नहीं, पॉइंटर होता है वैसे, सम सिंपल इनफ, राइट? उतना सिंपल है इसीलिए, ठीक है? मास्टर रिसीव डेटा, विल टेक अ लुक इन दिस। So, reception of master. Same पहले 4 steps, generate the start condition. जो SB flag होता है, bit, start bit हुआ है कि नहीं हुआ. Basically check the start condition if it has been generated or not. That has been done. Execute the address phase using the same thing that we did there. Okay. Get the flag status, address phase खत्म हुआ कि नहीं हुआ. This was the confusing part. अगर length एक ही है, then you just disable the hacking. अब ये कैसे होता है? So let's open this. CR1 में there is some or operation happen. Critical. कौन सा bit है पहले ये देखते हैं. 10th bit. CR1 का 10th bit क्या है? We'll have to take that.
I can simply enable or disable the acknowledgement. So even if the slave sends an ACK or NACK bit, I will choose to disregard it. ठीक है? तेरा सवाल है ना कि यार ACK या NACK क्यों enable करना है नहीं करना है, error अगर आ गया तो क्या होता है? So if there is an error, the rest of the system can force a retransmission. It does not have to be via the I2C bus. And the trade-off is I don't want to waste the I2C bus's time in the wait state if it is an ACK bit. अगर एक ही बाइट सेंड कर रहा हूँ मैं, it is probably for डेटा which is not important enough. और मेरे को गारंटी देना है कि I will generate a stop condition after this is done. Why? Because I have on the master side I've configured it to send just one byte, even if it is ACK or NACK. Now, I can make this design choice. यार, even if it is one byte, I can enable the hacking, or अगर NACK bit generate हुआ, then even if it is one byte, I'll send it again. But in that case, you're not really sending one byte, or you're not really preparing to send one byte. Na? In that case, you're still preparing to send multiple bytes in the case of NACK. So technically, condition ही invalid हो गया ना, that the length is one. If you're making redundant copies to be sent after a NAC bit, मैंने बोला था ना, you can configure your entire I2C bus in the case of a NAC bit. Your NAC आया, do you want to retransmit or do you want to just accept the error and move on with your life? So this is how you do it. यार hacking जो है disable कर दो, you'll accept the error and you'll move on. You'll transmit the next frame of data. You'll generate a start condition again, send the address again, and then you'll send the next piece of data. Makes sense? थोड़ा बहुत. Sorry guys, पानी पीना है मेरे को. Once this is done, I'm going to have some water. But fine. Once you disable the hacking, again address phase complete हो गया था. देखिए यहाँ पर. So clear the ADDR flag. Wait till Rx not empty becomes one. Rx not empty क्या है? Keep in mind. कौन सा condition है ये? You're reading some sort of data. ठीक है? So Rx any कब वन होता है? जब Rx का data buffer not empty, मतलब पूरा भर जाता है पूरा. सही है? So once till the Rx buffer is completely full, you'll have to wait. You can't start reading before the buffer is full. Fine. Once keep in mind कितना बाइट्स आ रहा है. दिस इज फॉर लेंथ इज इक्वल टू 1. सो गारंटी है कि एक ही बाइट आना, और आरएक्स अगर भर गया मेरा, दैट मीन्स एक बाइट पूरा रिसीव हो चुका है. सो आई कैन स्टॉप द I2C बस. क्यों? किसी और डिवाइस को कुछ तो भेजना होगा ना. जब तक मैं रीड करूं तब तक बस वेट करने का तो कोई मतलब है नहीं. सो as soon as the RxAny flag is set, I will generate the stop condition. मतलब डेटा जो आना था वो मेरे लोकल रजिस्टर में आ चुका है. आई वोंट मेक द एंटायर I2C बस हैंग टिल आई एम डन रीडिंग माई लोकल रजिस्टर. एज सुन एज आई गेट द सिग्नल कि मेरा लोकल रजिस्टर भर चुका है, आई विल जनरेट अ स्टॉप कंडीशन एंड देन आई विल रीड द बफर इन द डेटा. मतलब वही उल्टा, डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू है विल डीरेफरेंस इट ऑनटू द पॉइंटर टू योर डेटा बफर. इसलिए मेक अ कॉपी ऑफ व्हाटएवर इज इन द डेटा रजिस्टर ऑनटू योर लोकल सॉफ्टवेयर का कॉपी. ठीक है? इन द केस ऑफ मल्टीपल बाइट्स बीइंग सेंट, लेंथ अगर एक से ज्यादा ये होता है. कहा गया सेम क्लियर द ADDR फ्लैग. इसमें हैकिंग अभी भी एनेबल्ड है. यू हैवंट डिसेबल्ड एक्नॉलेजमेंट बिट्स. ठीक है? you'll keep on reading it until length becomes 0. But as soon as length becomes 2, last में 2 बाइट बचता है, disable the ACK, generate the stop condition. अच्छा, ये 2 बाइट्स को होना चाहिए कि 1 बाइट को होना चाहिए? हाँ, why is 2 bytes? Good question. I'll be honest with you guys, I don't remember this one. तो उसका रीजन क्या है क्या नहीं, I'll send a message क्यों होता है क्यों नहीं, अभी मेरे दिमाग में ऊपर होगा. ठीक है? Please, I know this is not the way that a class is supposed to go. But please, like, take my word for it. As like दो bit length 2 बचता है, disable that, generate the stop, and clear your data register. ठीक है? इसका रीजन क्या होता है, ड्राइवर ऐसे क्यों लिखा है, I can't remember off the top of my head now.
एक्सप्लेन दूंगा मैं इसका, बट नॉट एज ऑफ नाउ. Please let me off this time. Okay, and that is essentially it. That is how the receive data का API works. ठीक है. Now, इसका actual implementation क्या होता है and how do we use this in a bus? Welcome to the lab. Lab में क्या होने वाला है? I have a PS4 का controller. I have a Arduino Uno with a USB host shield that is a Bluetooth dongle. So जो Bluetooth dongle है ना, वो PS4 के साथ इंटरफेस करता है. जो PS4 के कंट्रोलर का डेटा है वो सारा Arduino पे आता है वाया ब्लूटूथ. ठीक है. Arduino will use I2C to send that data onto STM. On the STM we'll do some cool things with the PS4 का डेटा जो भी मेरे पास इनकमिंग आ रहा है. Sounds fair? ठीक है. It's about 12:30 now, so we'll end the lecture अभी. 2 बजे वापस आना. I have an interview from 1 to 1:45. उस टाइम तो बिल्कुल मत आना यहाँ पे. ठीक है. After 1:45 कम बताता हूँ इंटरव्यू कैसे गया. Hopefully अच्छा जाएगा. Okay, and then we'll take a look कि यार ये PS4 का डेटा क्या हो रहा है क्या नहीं. And by the way, जो भी PS4 का incoming data आ रहा है, I'll explain how are robots controlled with it. So जो पूरा 4 व्हील का अगर रोबोट है मेरे पास, सो वो 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर फ्लोर पर डाल दिया आपने PS4 के जॉयस्टिक पर, वो रोबोट कैसे घूम सकता है. We'll talk about that. Sounds fair? Cool. Sure, we'll discuss now.